हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। इसके तहत हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मार्गदर्शक सीरीज। तो ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड होगा, जिसके तहत हम लोग इसमें जो भी पोर्शन है इसके पीटी से रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज हो गए, कंप्यूटर्स, स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ्स और रीजनिंग, सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये डेली शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि सर एमसीक्यू सीरीज भी कुछ कंडक्ट करवाइए, तो हम लोग इसके तहत एमसीक्यू सीरीज और थोड़े बहुत फैक्ट्स के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट नॉलेज। इसके तहत कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। बिहार के एक गांव में सभा सार्वजनिक भोज के दौरान कुछ जाति समूहों के लिए अलग बैठक व्यवस्था करती है। यह प्रथा किस समाजशास्त्रीय अवधारणा को दर्शाती है? अभी तक आपने इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ा था, और एमसीक्यू जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कोई भी आंसर कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से रखा है ताकि आपको जो भी आपने यूट्यूब लेक्चर से आपने पढ़ा है उसको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली पूछ क्या रहा है कि कोई एक गांव है बिहार में, वहां पे एक भोज का व्यवस्था है। उसमें क्या है कि कुछ अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे बैठाया गया है। तो ये किस समाजशास्त्रीय अवधारणा को दर्शाती है, बेसिकली सवाल में यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण सबसे लेक्चर 1 में ही मैंने पढ़ाया था इंडियन रूरल सोसाइटी में। उसमें किस तरीके से समाज को बांटा गया था। स्तरीकरण का मतलब होता है किसी लेवल में बांटना, किसी स्तर में बांटना। जैसे कि ऊपर में उच्च वर्गीय होते हैं, फिर मध्य वर्गीय होते हैं और निम्न वर्गीय। तो ये गांव में खास करके देखने को मिलता है, चाहे वह किसी जगह सभा हो गया या फिर कोई भोज होता है, वहां पे क्या अलग अलग जगह पे लोगों को बैठाया जाता है बेसिकली। तो इसीलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उस चीज को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय गांव में एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत प्रभावी जाति की संकल्पना उस जाति से संबंधित है जिसके पास। तो एक समाजशास्त्री थे एम एन श्रीनिवास जी, उन्होंने कुछ अपने थ्योरी दिए थे प्रभावी जाति के संदर्भ में। तो वो जाति कौन सी जाति होती है जिनके पास क्या होता है इन ऑप्शंस में से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनके पास भूमि स्वामित्व, यानी भूमि उनके पास बहुत ज्यादा होती है, उनकी जनसंख्या उस जगह पे बहुत ज्यादा होती है, और जनसंख्या ज्यादा है तो जाहिर सा बात है स्थानीय शक्ति उनके पास होगी, तभी जाके वो एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा प्रभावी जाति के कैटेगरी में आते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डोमिनेंट कास्ट। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम एन श्रीनिवास एक भारतीय समाजशास्त्र और मानव शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण विद्वानों में से एक थे। इनका जन्म 16 नवंबर 1916 मैसूर कर्नाटक में हुआ था। और इन्होंने क्या योगदान दिया था हमारे सोसाइटी में, तो संस्कृतिकरण जो है उसकी संकल्पना इन्होंने ही प्रोवाइड की। बेसिकली उसका थ्योरी इन्होंने ही दिया था, जिसके तहत निचली जाति उच्च जातियों की परंपराओं और जीवन शैली अपनाकर सामाजिक दर्जा बढ़ाने का प्रयास करती है। दूसरा इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? प्रभावी जाति यानी डोमिनेंट कास्ट की थ्योरी। तो वह जाति जो गांव में केवल धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि भूमि स्वामित्व, संख्या बल और राजनीतिक शक्ति के कारण प्रभुत्व रखती है, उन्हें ही बोला जाता है डोमिनेंट कास्ट, एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा। और तीसरा है, इन्होंने भारतीय गांव का अध्ययन किया था। तो कर्नाटक के रामपुरा गांव में इन्होंने फील्ड वर्क किया था। इन्होंने दिखाया कि जाति, परिवार और राजनीति गांव के जीवन में कैसे काम करते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 जो है इंडियन रूरल सोसाइटी, उसमें एम एन श्रीनिवास जी के बारे में काफी अच्छा खासा थ्योरीज उसमें डिस्कस किया गया। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, ये 1952 में इन्होंने लिखा था। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज इन 1962 में इन्होंने लिखा था। और सबसे लास्ट में इन्होंने लिखा था द रिमेम्बर्ड विलेज 1976 में। अब इन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र का पिता इन्हें ही बोला जाता है, एम एन श्रीनिवास जी को। उसके बाद इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो इन्होंने समाजशास्त्र को थियोरेटिकल नॉलेज के बेस से फील्ड वर्क जो स्टडी होता है उस पे इन्होंने शिफ्ट किया था। इनके सिद्धांत जैसे कि संस्कृतिकरण और प्रभावी जाति आज भी ये फेमस है, प्रासंगिक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक ग्रामीण परिवार की आय में उतार चढ़ाव होता है और वह पूरे वर्ष बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए, ये बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि एक ग्रामीण परिवार है, उसके इनकम में कभी इनकम हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी हद से ज्यादा कम हो रहा है। इतना कम हो रहा है कि जो बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं जैसे रोटी कपड़ा, वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कभी होता है कि उनकी स्थिति ठीक हो जाती है। तो ये पूरे साल भर ये चलते आ रहा है। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये इन ऑप्शन में से किसको दर्शा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीजनल पॉवर्टी, यानी कि मौसमी गरीबी। तो मौसमी गरीबी हमने पढ़ा था इंडियन रूरल सोसाइटी में कि मौसमी गरीबी क्या होती है।
बेसिकली देखिए, जिस सीजन में फसल होती है उस समय तो लोग क्या करते हैं, काम होता है उनके पास। फिर नेक्स्ट सीजन में वो क्या करते हैं, जब कटाई होती है तब वो लोग बेचते हैं। उस समय उनके पास रोजगार होता है और आय का स्रोत भी होता है। लेकिन बाकी वो साल के समय वो जब धान रोप देते हैं या फसल रोप देते हैं, उस समय तो वो बस इंतजार करते हैं कि जब ये फसल पूरी तरीके से तैयार होगा तब हम लोग इसकी कटाई करेंगे और बेचेंगे। लेकिन उसके पहले तो वो लोग बेरोजगार रहते हैं, उस समय उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं होता है। बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये सीजनल पॉवर्टी को दर्शाता है। अब इसमें बहुत सारे गरीबी हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है कि ये किसी चीज से तुलना नहीं किया जाता, बस देखा जाता है कि वह इंसान जो बेसिक फैसिलिटीज है, अगर वो कैलोरी ले रहा है तो इतना कैलोरी वो मिनिमम उसको लेना चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र के लिए अलग कैलोरी डिसाइडेड है। फिर ये देखा जाता है कि वह कितना खर्च कर रहे हैं। ये हमने समिति में पढ़ा था, इंडियन रूरल इकोनॉमी में, यानी कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमने ये पढ़ा था। उसके बाद होता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब सापेक्षिक गरीबी, किसी को दूसरे से तुलना किया जाता है। अगर आप अपने आप को किसी से तुलना करते हैं तब वह होता है सापेक्षिक गरीबी। और सबसे लास्ट में है दीर्घकालिक गरीबी। तो ये आगे के क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसको। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में कौन सी गरीबी अनुमान पद्धति कैलोरी उपभोग यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 किलो कैलोरी पर आधारित है? देखिए, ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था कि कैलोरी पे भी गरीबी डिसाइड होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम कैलोरी इंटेक जो है 2400 किलो कैलोरी एक दिन में होना चाहिए। अगर वह नहीं है तब वह गरीब में काउंट होते हैं। उतना वो लोग नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं तब वो गरीब में काउंट होते हैं। तो ये किस समिति के द्वारा यह सिफारिश दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्कड़वाला समिति। देखिए, इस पे कई समितियां ने सिफारिश दिया था, ये मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया। सबसे पहले था आलक समिति, फिर उसके बाद लक्कड़वाला समिति। तो इन्होंने किलो कैलोरी पे दिया था कि जो लोग, मतलब एक इंसान एक दिन में इतना कैलोरी उन्हें लेना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो या फिर शहरी क्षेत्र के हो। उसमें कुछ डिफरेंसेस था, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितना कैलोरी में डिफरेंसेस था। उसके बाद फिर आई आपका वर्ष 2009 में तेंदुलकर समिति। इन्होंने क्या किया, कैलोरी से हटके इन्होंने ये देखा कि मंथ में, एक महीने में एक इंसान कितना खर्च कर रहा है। शहरी के लिए भी अलग था और गांव के लिए अलग था। उसके बाद सबसे लास्ट में था आपका रंगराजन समिति, 2014 में ये आई थी। इन्होंने भी उपभोग व्यय पे ये अपनी सिफारिश दी थी, कैलोरी पे नहीं। उसमें थोड़ा सा कुछ चीजों को इंक्लूड किया था। तो तेंदुलकर समिति से थोड़ा सा ये एडवांस था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में दीर्घकालिक ग्रामीण गरीबी यानी कि क्रोनिक रूरल पॉवर्टी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक ऑफ इरिगेशन एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यानी कि सिंचाई की कमी व छोटे खेत। देखिए, अगर इनके पास छोटे खेत हैं, बहुत छोटे मात्रा में किसी इंसान के पास खेत है और उसमें सिंचाई की कमी भी है, तो जाहिर सा बात है उनकी उत्पादकता जो है बहुत कम होगी। और उत्पादकता कम हुई है तो उनका जो बेसिक नीड्स है वह पूरा नहीं हो पाएगा, और यह हमेशा चलते रहेगा। एक होता है कि अगर आपके पास छोटी जमीन है, धीरे धीरे अगर किसी और सोर्सेस से अगर आपका इनकम हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप खेती बढ़ा सकते हैं या फिर किसी दूसरी जगह पे जाके आप खेती करके वहां का आउटपुट आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे किसान की बात हो रही है, सीमांत किसानों की बात हो रही है। तो वो बेसिकली क्या दर्शा रहा है, या दीर्घकालिक ग्रामीण गरीबी को, यानी कि बहुत लंबे समय तक यह गरीबी चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये इस साल छोटा जमीन है इनके पास और अगले साल कुछ ऐसा बीच में मैजिक हो जाए कि, या अगर गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है तो अगले साल इनकी जमीन जो बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है। तो काफी लंबे समय से ये चलता है। तो गरीबी जो होती है वो भी कई तरीके की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण भारत में 80% से अधिक रोजगार किस क्षेत्र से आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम सभी को पता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, जैसे कृषि हो गया और सहायक गतिविधियां। सहायक गतिविधियां में हो गया पशुपालन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब जो होता है कृषि और उसकी सहायक गतिविधियां हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण असंगठित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? तो मैंने बताया था, यह जब हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ा था उसमें दो तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। एक होता है आपका संगठित और दूसरा होता है असंगठित। तो ग्रामीण में बेसिकली असंगठित अर्थव्यवस्था का वहां पे वर्चस्व है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नौकरी की सुरक्षा का अभाव। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है उसमें क्या है, आज नौकरी है कल नौकरी नहीं रहेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस हैं सामाजिक सुरक्षा लाभ, तो ये फॉर्मल सेक्टर में होता है, जैसे कि उसके तहत आपको पीएफ प्रोवाइड किया जाता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल क्लेम, ये सारा कुछ आपका इसमें होता है। तो वो संगठित क्षेत्र में होता है। दूसरा क्या है, फिक्स्ड वेजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स।
जब यह सरकार की नज़र में नहीं है असंगठित क्षेत्र, तब वह निश्चित वेतन और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से करेगी और किसके साथ करेगी? तो असंगठित क्षेत्र में ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, असंगठित क्षेत्र को करने के लिए आपको बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एक चाय दुकान या फिर एक गोलगप्पा का ठेला लगाने के लिए उसमें कोई बहुत ऊंचा पूंजी नहीं चाहिए। तो इसीलिए असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ी विशेषता इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही है कि उसमें नौकरी की सुरक्षा का अभाव है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव डाला था? तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट लेके नहीं आया था, बल्कि नेगेटिव इफेक्ट भी साथ में लाया था। तो यहाँ क्वेश्चन में उसी नेगेटिव इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसने क्या किया? क्षेत्रों के बीच जो है आय असमानता बढ़ाई। देखिए, क्षेत्रों के बीच कहने का मतलब कि कुछ कुछ क्षेत्र जो थे, जो पहले से ही उन्नत थे, उनकी प्रगति हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स आया, जिसके तहत जो फसल है उसकी उत्पादकता डबल और ट्रिपल हो गई थी, तो उसमें वो क्षेत्र जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वो लोग प्रॉस्पर किए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कैपिटल थी, पहले से जमीन भी उनके पास अच्छा खासा था। लेकिन वहीं अगर हम लोग बिहार और यूपी की बात करें, तो ये लोग उसका ग्रीन रेवोल्यूशन में डेवलप नहीं कर पाए थे। पहले यहाँ के भी किसान एक जैसे थे, यहाँ के भी किसान, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, यहाँ के किसान उन्नत कर गए और ये जो यहाँ के यूपी और बिहार के जो किसान थे, उनकी स्थिति वही बरकरार रही जो पहले थी। तो यह क्षेत्र आय समानता को बढ़ा दी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य अनिवार्य है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ ग्राम पंचायत के संदर्भ में सवाल है। अंतरिक्ष अनुसंधान ये करती है ग्राम पंचायत? नहीं। प्रिपरेशन ऑफ विलेज डेवलपमेंट प्लान, हाँ ये करती है। आगे के ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे नहीं रुक जाना हमें। लोकसभा चुनाव कराना, तो ये नहीं करती है। और उच्च शिक्षा नीति, तो ये भी नहीं करती है। गांव विकास योजना बेसिकली ग्राम पंचायत बनाती है। हमने 3 स्तर के पढ़े थे, ग्राम पंचायत गांव लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो ग्राम पंचायत है गांव लेवल पे, वो क्या करती है? गांव से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं वह बनाती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके से भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी हाल ही में BPSC का हुआ है 71st और ASO, उसमें प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं था। 2-4 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रहा है। ये अपने प्रवृत्ति जो है एग्जामिनेशन, वह चेंज करते जाती है। तो जीविका का भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर को तो ये फॉलो नहीं करेगी, इसमें किसी न किसी तरीके से बदलाव करेगी। सिलेबस सभी के लिए एक ही है, उसमें बस क्वेश्चंस का नेचर ये लोग चेंज कर देते हैं। उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन है। उड़ीसा में एक परिवार के पास केवल 2 एकड़ असिंचित भूमि है, मतलब कि उस पे कोई भी सिंचाई नहीं हुआ। सूखे के दौरान वे आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब कि जब सूखा पड़ता है उस क्षेत्र में, उड़ीसा में, वहां पे सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन सूखे के दौरान वो आकस्मिक यानी कि कैजुअल लेवल के रूप में काम करते हैं किसी और जगह पे, लेकिन साल दर साल गरीबी रेखा को पार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ये कंडीशन केस स्टडी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इस कंडीशन में भी वो लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। तो ये किस चीज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोनिक प्रोवर्टी, यानी कि दीर्घकालिक गरीबी। दीर्घकालिक गरीबी कहने का मतलब कि वह गरीब थे, गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे लंबे समय तक। अगर उन्होंने किसी तरीके का सामाजिक गतिशीलता में भाग नहीं लिया या फिर कोई सरकार उनके तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही है, तो वह आगे भी गरीब ही रहेंगे। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, इन लोगों को पहचान के वो नए नए स्कीम्स लाती है ताकि इन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। और NRLM जो है इसके तहत बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सब्जेक्ट नॉलेज का 10 क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो इसके क्वेश्चन के नेचर भी थोड़े से डिफरेंट है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप ग्रामीण ई-गवर्नेंस केंद्र में काम कर रहे हैं जहां सीमित स्टोरेज उपलब्ध है। एक कंडीशन दे रखा है, बड़े डेटा को दीर्घकालिक संग्रहण के लिए आप कौन सा स्टोरेज उपकरण सुझाएंगे? देखिए, एक कंडीशन आपको दे दिया कि इस जगह पे आप काम कर रहे हैं ई-गवर्नेंस सेंटर में, और वहाँ पे क्या है कि स्टोरेज फैसिलिटी बहुत कम है, मतलब आपकी कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। आप चाहते हैं कि डेटा को लंबे समय तक स्टोर करना, तो आप कौन सा डिवाइस को रिकमेंड करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल डिस्क ब्लू रे। देखिए, रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी होता है और इसमें हम लोग डेटा स्टोर नहीं करते, बल्कि यह खुद ब खुद डेटा लोड होता है इसमें, और यह टेम्पोररी नेचर का होता है। CD, इसमें मात्र 609 MB का स्पेस होता है। यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क ही है, लेकिन ये मात्र इसमें 609 MB होता है।
ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? ब्लू रे। ऑप्टिकल डिस्क में जैसे ब्लू रे हो गया, ये लगभग 4 से 5 जीबी 4.70 जीबी का यह होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टोरेज इसी का है। और कैश मेमोरी सबसे छोटा मेमोरी होता है, रैम से भी छोटा मेमोरी होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक ग्रामीण छात्र लैपटॉप पर ऑनलाइन कक्षा देखने के लिए स्मार्टफोन को हॉटस्पॉट के रूप में उपयोग करता है। यह किसका उदाहरण है? तो ये सभी कोई हम लोग भी करते हैं कि जो लैपटॉप पे या फिर किसी और मोबाइल पे हमारा डेटा खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉटस्पॉट शेयर करते हैं। तो यह बेसिकली किस चीज का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए अभी तक जो सब्जेक्ट नॉलेज हो गया या फिर कंप्यूटर्स में, मैं वही क्वेश्चंस इसमें मैं आप लोगों को कंडक्ट करवा रहा हूँ जो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर ले रखा है। पेड बैचेज में हो गए हैं, उससे ज्यादा हो गए हैं। पेड बैचेज के स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व इजिली हो रहा होगा, क्योंकि उनको मैंने 1 to 1 उनसे क्वेश्चंस मैंने पूछा है कि अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पूछिए। ये चीज मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे ये देखता हूँ कि उनके डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पे ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पेड बैचेस में मैंने लॉन्च किया था कि वहां उद्देश्य मेरा पढ़ाना है, ना कि पैसा कमाना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक सरकारी डेटा एंट्री कार्यालय में बिजली अविश्वसनीय है। तो एक गवर्नमेंट ऑफिस है जिसमें डेटा एंट्री का काम होता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वह अनरिलायबल है, मतलब कभी रहता है कभी नहीं रहता है, मतलब हमेशा आते जाते रहता है। किस कंप्यूटर पीढ़ी पर बिजली के उतार चढ़ाव का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें बिजली उतार चढ़ाव हो रहा है, उसमें कौन सा कंप्यूटर, किस जनरेशन की कंप्यूटर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब। देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, और इसका क्या सबसे बड़ा डिमेरिट था, इसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि ये बहुत बड़ा था साइज में, और दूसरा इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब कहने का मतलब कि ठीक उसी तरीके से होता है जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है। तो क्यों अगर लाइट बार बार आ जा रही है या फिर वोल्टेज अप डाउन होता है तो हम लोग बल्ब को क्यों ऑफ कर देते हैं? बल्ब फ्यूज होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक उसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब भी था कि अगर वोल्टेज अप डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर लाइट बहुत ज्यादा आ जा रही है, तो उस केसेस में वैक्यूम ट्यूब की जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट उसको नहीं बोला जाता था बल्कि कोई एक मैकेनिज्म था, वो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1960 के दशक में भारत की जनगणना की प्रोसेसिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से की गई होगी? तो देखिए यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा इसको घुमा के मैंने पूछा। 1960 में बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर इस्तेमाल होता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका क्या टेन्योर था? तो 1940 से 1956 तक। उसके बाद सेकेंड जनरेशन है आपका 1959 से लेके 1959 से लेके 65 तक। थर्ड जनरेशन है आपका 1965 से लेके 71 तक। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आपका 1971 से लेके 1980 तक। और उसके आगे फिर फिफ्थ जनरेशन आ गया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक ग्रामीण बैंक शाखा आधार आधारित लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग करता है। तो बेसिकली यहाँ ये पूछ रहा है, आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि एक कोई ग्रामीण बैंक है, वह बेसिकली क्या कर रहा है, अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए आधार से रिलेटेड वह काम कर रहा है। तो उसमें क्या बायोमेट्रिक स्कैनिंग होती है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। तो यह किस उपकरण श्रेणी में आता है? बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर जो है यह किस तरीके का डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर होगा कि यह इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस ये नहीं हो सकता, क्योंकि आउटपुट डिवाइस के जरिए हमें कोई आउटपुट मिलता है। स्टोरेज डिवाइस तो है नहीं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी है नहीं। इनपुट इसके जरिए हम लोग उस जो कस्टमर है, अकाउंट होल्डर है, उनके फिंगरप्रिंट एक आईडी की तरह ही होता है, उसको हम लोग कंप्यूटर में इंसर्ट करा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक ग्रामीण साइबर कैफे का कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग के लिए अपग्रेड करना है, किस हार्डवेयर को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो यहाँ आपको एक सिनारियो दिया गया है जिसमें ये बोला गया कि एक गांव में एक साइबर कैफे है। वो साइबर कैफे वाला क्या करना चाहता है कि उसको वीडियो एडिटिंग के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाइएगा। अगर आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, नॉर्मल कंप्यूटर है, उसमें आप वीडियो एडिटिंग करना चाहिएगा तो उसमें बहुत परेशानी होगी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल ही नहीं होंगे। तो यही पूछ रहा है कि आपको सबसे पहले किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीपीयू, जिसको बोला जाता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये खास ग्राफिक्स के लिए ही होता है। कई सारे कंप्यूटर लैपटॉप में पहले से ही लगा होता है। पीसी में तो नहीं लगा हुआ होता, लेकिन लैपटॉप में पहले से लगा हुआ होता है। लेकिन
कंप्यूटर में आपको एडिशनली इसको खरीदना पड़ता है। देखिए ये जीपीयू होता है, ये काफ़ी महंगा आता है, आपका 20-25 हज़ार से स्टार्ट होके या 2 लाख तक का आता है। तो आज के जो गेमर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग और वीडियो एडिटिंग जो होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत हाई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक सरकारी कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करता है। यह सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है? पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है? देखिए किसी भी ऑफिस में उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उस एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को, रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है कि एम्प्लॉय नेम हो गया, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, मतलब पर्सनल डिटेल्स होता है, फिर उन्होंने कब जॉइन किया है, उनकी सैलरी क्या है, इस मंथ कितना सैलरी उन्हें मिलना है, अटेंडेंस क्या रहा उनका, मतलब कितने दिन 1 महीने में वो लोग प्रेज़ेंट और एब्सेंट रहे। ये सारा कुछ उसमें मेंटेन होता है। और क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को अगर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग काम करते हैं, तो आपको ये पता होगा कि जब 1 महीने का सैलरी मिलता है, तो उसके बाद आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत सारा कुछ मेंशन किया रहता है कि आपका पीएफ कितना कट रहा है, उसमें आपके अदर अलाउंसेस हैं कितने हैं। तो वो सारा चीज़ एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है, और उसी सॉफ्टवेयर को बोला जाता है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूछ रहा है कि वैसा सॉफ्टवेयर किस प्रकार का होता है? क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी एप्लीकेशन, या फिर फर्मवेयर? तो इसका राइट आंसर होगा ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसमें बहुत सारे अलग-अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आपका पेरोल से सॉफ्टवेयर, जैसे कि एडीपी रन हो गया, गस्टो, क्विक बुक्स पेरोल और पेकॉर और रिपलिंग। ये सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। अलग-अलग हर कंपनी का अलग-अलग तरीके से और उसको कस्टमाइज़ करवाया जाता है। बहुत सारे लोग जो छोटी-मोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एमएस एक्सेल पे ही कर लेती है, उस पे फॉर्मूला लगा के उसको मेंटेन कर लेती है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक पंचायत कार्यालय लागत बचाने के लिए लाइनेक्स ओएस का इस्तेमाल करता है, यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। लाइनेक्स का कौन-सा लाभ है? तो यहाँ क्वेश्चन को देखिए थोड़ा-सा ये करके कि लाइनेक्स से रिलेटेड जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, ये पूछता था कि लाइनेक्स किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। सिनेरियो देखिए, उसमें लाइनेक्स का बेसिकली यूज़ ही पूछा जा रहा है, उसका एडवांटेज पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और कस्टमाइजेबल है। ओपन सोर्स कहने का मतलब कि लाइसेंस के साथ ये अपना सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, और सोर्स कोड प्रोवाइड होने से हम उसे अपने तरीके से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक छात्र वीडियो एडिट करता है लेकिन रेंडरिंग धीमी होती है, कौन सा अपग्रेड सबसे प्रभावी होगा? देखिए वीडियो एडिटिंग आप कर रहे हैं, ये जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है, इसको मैंने पहले रिकॉर्ड किया, फिर उसको एडिट किया। एडिट करने का मतलब कि इसमें अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो मैंने हटाया, उसके बाद इसको रेंडर करना होता है। रेंडर करने का मतलब कि सब कुछ जब मेरा वीडियो एडिट हो गया है, उसमें कट्स वगैरह लग गए हैं, उसको एक फाइनल एक फॉर्मेट में हमें एक्सपोर्ट करना होता है, उसे ही बोला जाता है रेंडरिंग। तो यहाँ कंडीशन दे रखा है कि वीडियो एडिट करते वक्त रेंडरिंग जो है वो काफ़ी धीमी है, तो उसके लिए कौन सा आपको इक्विपमेंट्स अपग्रेड करना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आपको जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आपको ऐड करना होगा। अगर लगा हुआ है जीपीयू और फिर भी वीडियो जो रेंडरिंग है वो बहुत धीमे हो रही है, तो आपको हायर लेवल के जीपीयू पे शिफ्ट करना होगा। वही डिफरेंस होता है आपका, जैसे कि उसमें भी 2 जीबी का होता है, 4 जीबी, 6 जीबी, ये सब तरीके का। इसके बहुत प्राइस होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होता है, 1.5 लाख 2-2 लाख का जीपीयू आता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक सीएससी ऑपरेटर यानी कि कॉमन सर्विसेज सेंटर ऑपरेटर जो है, डेली ट्रांजैक्शन जो होता है यानी कि लेन-देन के लिए लॉग स्टोर करता है। डेली जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है सीएससी अपने सेंटर में, उसको वह स्टोर करता है, और स्टोर करके वह अपने सिस्टम पे नहीं रखना चाहता, बल्कि उसे किसी और जगह ले जाना चाहता है। हो सकता है अपने घर पे ले जाए, या फिर बैकअप के लिए वह स्टोर इसको करना चाहता है। तो पोर्टेबिलिटी और बैकअप के लिए कौन सा उपकरण बेहतर है? एसएसडी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, कैश, या फिर आपका रैम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। देखिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है वो हम लोग कैरी कर सकते हैं, उसमें यूएसबी की तरह जैसे हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। साइज़ मतलब वो फिजिकल साइज़ नहीं, बल्कि स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये 1 टीबी का भी आप रख सकते हैं, 2 टीबी का भी, या फिर उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सब्जेक्ट नॉलेज और कंप्यूटर के 10-10 क्वेश्चन। अब इसका अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं स्कीम्स यानी कि योजना। तो स्कीम्स के तहत पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि कोई मजदूर एमजी नरेगा के तहत काम मांगता है लेकिन पंचायत पंजीकरण से मना कर देती है, तो उसे किस प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए? हमने मनरेगा के तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे कि जैसे इसे कब लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली ये 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रदान करती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे रखा है कि यह अगर इस तरीके का कंडीशन होता है, जैसे कि काम कोई मांग रहा है और पंचायत रजिस्टर नहीं कर रही है,
तो वह इंसान जो है किस अथॉरिटी के पास जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि जिला कलेक्टर के पास वह इंसान जाके उसकी शिकायत कर सकता है। जो जिला कलेक्टर है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और यह हम सुनिश्चित करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कि मनरेगा के तहत रजिस्ट्रेशन पूर्णतः हो और उसमें जो काम है वह एकदम प्रॉपर तरीके से वह लोगों को मिलते जाए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक ग्राम एसएसजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महासंघ बही खाता और नेतृत्व प्रशिक्षण की मांग करता है। यह डे एनआरएलएम के किस घटक के अंतर्गत आएगा? तो ये मैंने पढ़ाया है डे एनआरएलएम के तहत कि एसएसजी जो है उसका जो फेडरेशन है वह अगर ये चाहती है कि उसको बही खाता यानी बुक कीपिंग मेंटेन करना और नेतृत्व प्रशिक्षण यानी लीडरशिप वह चाहती है कि इस तरीके का हमें ट्रेनिंग मिले, तो डे एनआरएलएम के तहत यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत मतलब उसके किस कंपोनेंट के तहत यह आएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल ट्रेनिंग। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एसएसजी को क्या किया जाता है, एक समूह में जोड़ दिया जाता है कुछ महिलाओं को जिनका नाम दिया गया है एसएसजी। अब उनको बही खाता और लीडरशिप भी क्वालिटीज उनमें आना चाहिए। बही खाता कहने का मतलब कि वह कितने मेंबर्स उसमें एडेड हैं एक एसएसजी में, उन्होंने कितना लोन ले रखा है, कितना वो लोन पे कर रहे हैं, ये सारा कुछ उनको एक रिकॉर्ड बुक में मेंटेन करना पड़ता है। आगे के इससे रिलेटेड जो लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर वो लोग चाहते हैं कि इस चीज में उनको ट्रेनिंग मिले तो ये जो डे एनआरएलएम का कंपोनेंट है उसके तहत ये प्रोवाइड किया जाता है। क्षमता निर्माण एवं कौशल प्रशिक्षण उनको समय समय पर प्रदान किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2024 में एक ग्रामीण बीपीएल परिवार को समतल क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मकान स्वीकृत होता है। तो इसके तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक ग्रामीण परिवार को 2024 में एक मकान स्वीकृत होता है। लाभार्थी को कितने वित्तीय सहायता मिलती है? यहाँ पूछ रहा है कि उनको कितना सहायता मिलेगा राशि में, धनराशि के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1,20,000 रुपए। तो ये जो फंड है 1,20,000 से 1,30,000 तक का हो सकता है, लेकिन यूजुअली 1,20,000 रुपया होता है आपका प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया मतलब समतल क्षेत्र में, और 1,30,000 होता है आपका पहाड़ी क्षेत्र में या फिर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में। और इनके शेयर जो होते हैं 1,20,000 में, अगर हम समतल एरिया की बात करें तो इसका जो शेयर होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 60:40, मतलब कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वही अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्र की बात करें जहां 1,30,000 रुपया प्रदान किया जाता है, उसमें जो शेयर होगा सेंट्रल और स्टेट का 90:10, यानी कि 90% इसका सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 10% जो है वह स्टेट गवर्नमेंट, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है वह बियर करेगी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत एक बुजुर्ग बीपीएल व्यक्ति जो पेंशन नहीं ले रहा है प्रति माह कितने खाद्यान्न के लिए पात्र है? तो अन्नपूर्णा स्कीम आपने पढ़ा है, ये तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, उसको अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अन्नपूर्णा स्कीम आपको पता है 1 अप्रैल वर्ष 2000 में इसे लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के तहत उन व्यक्तियों को जो कि पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं उनको महीने में 10 केजी तक का यानी कि 10 किलो तक का खाद्यान्न जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक किसान एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है जिसकी मासिक पेंशन 15,000 है, उसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, क्या वह पीएम किसान के लिए पात्र होगा? तो देखिए ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ कंडीशन यही बोल रहा है कि कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी भी पोस्ट का होगा, उस यहाँ नहीं दिया गया है, बस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वह रिटायर हो चुके हैं और उनका मंथली पेंशन 15,000 रुपया आ रहा है और साथ ही उनके पास 1 हेक्टेयर जमीन भी है। तो क्या पीएम किसान के अंतर्गत वो एलिजिबल होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या फिर गवर्नमेंट पेंशनर होते हैं, अगर 10,000 से ज्यादा उनकी ये है पेंशन आ रही है, तब वह पीएम किसान के अंतर्गत योग्य नहीं है। अगर 10,000 से नीचे या फिर 10,000 रुपये उनका पेंशन के तहत आ रहा है, तब वह इसके लिए पीएम किसान के लिए वह एलिजिबल है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा योजना से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबा दे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे कब घोषित किया और किस उपलब्धि के उपलक्ष्य में? देखिए ये जो सेशन मैं करवा रहा हूं, अगर इसका आंसर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग पॉज करके, मैं कुछ दिन में मैं लाइव आ जाऊंगा। लाइव में थोड़ा इजी होता है ये सब चीज करवाना, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो आप लोग अगर अपना लेवल देखना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके आप आंसर कर दीजिएगा, थोड़ी देर बाद मैं आंसर करता हूँ इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 23 अगस्त चंद्रयान-3 मून लैंडिंग के अवज में 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की।
इसीलिए वर्ष 2024 में भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को स्मृति के रूप में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का नेशनल क्वांटम मिशन किस अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है? तो ये जो क्वांटम मिशन है उसका बेसिकली टेन्योर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2023 से 2031 तक। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2023 में 8 वर्षों के लिए यानी कि 2023 से 2031 के लिए 6000 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटर, संचार और सेंसर का विकास करना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर QPAI इंडस कितने क्यूबिट्स वाला है? तो देखिए, क्यूबिट्स एक यूनिट है, यहाँ पूछ रहा है कि भारत का पहला जो स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर है वह कितने क्यूबिट्स वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 क्यूबिट्स। अब देखिए ये क्या होता है क्वांटम कंप्यूटर। तो 2024 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर यानी कि QPAI इंडस प्रस्तुत किया है, जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल किया जिनके पास क्वांटम कंप्यूटर है भी नहीं। तो अब क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है? क्वांटम कंप्यूटर एक तरीके का बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि आपका सुपर पोजिशन हो गया, इंटेंगलमेंट हो गया, और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बेसिकली होता है। जैसे अभी तक हमने जनरल कंप्यूटर देखा तो उसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग या फिर आपका प्रोसेसर, लेकिन इसमें क्या है आपका सुपर पोजिशन और इंटेंगलमेंट। जो क्लासिकल कंप्यूटर था, अभी तक जो हम लोग कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, वो बेसिकली 0 और 1 को एक्सेप्ट करता था, तो ये भी 0 और 1 को ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसमें क्या था कि एक बार में या तो 0 या फिर 1, लेकिन ये जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है ये दोनों को एक साथ में रीड करेगा, 0 और 1 को दोनों को एक साथ। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और आपको लग रहा होगा कि 0 को और 1 को एक साथ रीड करना कौन सी बड़ी बात है, तो आप ये इमेजिन करिए कि इसमें कितना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है सिर्फ इस चीज को एक साथ रीड कराने के लिए, और इंफॉर्मेशन जो है बहुत फास्ट इसमें प्रोसेस होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि किसी कोड को तोड़ना, क्वांटम एन्क्रिप्शन करना, ड्रग डिस्कवरी और मॉलिक्यूलर सिमुलेशन, कहने का मतलब कि किसी दवाई की खोज के लिए बहुत फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, और मॉलिक्यूल्स का सिमुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में, क्लाइमेट मॉडलिंग और वेदर प्रेडिक्शन में। तो वेदर प्रेडिक्शन में सुपर कंप्यूटर तो काम कर ही रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फास्ट ये आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा। इसकी जो मॉडल है क्वांटम कंप्यूटर, ये काफ़ी फास्ट और रिलायबल होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिसंबर 2024 में इसरो ने किस तकनीक में सफलता प्राप्त की जो मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेस डॉकिंग एंड फॉर्मेशन फ्लाइंग, स्पेडेक्स इसको बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इसरो ने 2024 में स्पेस डॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंट तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है, जो गगनयान और भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन अभियानों के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। अगर इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो कुछ दिन में मैं साइंस एंड टेक का मैं थ्योरी पोर्शन जो होता है वह मैं वीडियोस उसका जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2024 में स्थापित भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार यानी विज्ञान रत्न अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो यहाँ उन व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद राजन पद्मनाभन। 2024 में भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में विज्ञान रत्न पुरस्कार स्थापित किया है। इसके पहले प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध जैव रसायन वैज्ञानिक गोविंद राजन पद्मनाभन बने हैं। तो देखिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट 1 आपका मार्गदर्शक सीरीज में, जिसके तहत हमने सब्जेक्ट नॉलेज के 10 क्वेश्चन किए, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन किए, स्कीम से 5 क्वेश्चन किए और साइंस एंड टेक के 5 क्वेश्चन किए। अब बहुत जल्दी इसका दूसरा पार्ट यानी कि कल की शाम में मैं इसका दूसरा पार्ट ले आऊंगा, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जैसे मैथ, रीजनिंग, वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।